Hello, good morning everyone. My name is आफाक and I am a biology teacher. और आज हम नीट के एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नीट में आपको पता होगा 11th में एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। और उस एनिमल फिजियोलॉजी में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रीदिंग का। और उसके बाद हम शॉर्टली मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके जितने भी इस चैप्टर में डाउट हैं वो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रीदिंग। तो पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग होता क्या है। ब्रीदिंग एक आपकी जो फिजियो और केमिकल प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें फिजिकली और केमिकली दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। और अगर ब्रीदिंग की हम बात करें तो ब्रीदिंग को आपको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपका होता है इंस्पायरेशन और अनदर इज होता है एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि इनटेक ऑफ एयर, यानी कि एयर को अंदर लेना, इसे हम क्या कहते हैं इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं इंस्पायरेशन, यानी कि इनटेक ऑफ एयर। और अनदर इज एक्सहेल ऑफ एयर। इन दोनों को मिला के जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं ब्रीदिंग। तो यानी कि एयर को अंदर लेना, जैसे हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं नोस्ट्रिल के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है एक्सपायरेशन, और O2 को यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या कहलाता है इंस्पायरेशन। इन दोनों प्रोसेस को कंबाइनली हम क्या कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, इसमें ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है कि इंस्पायरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस और एक्सपायरेशन इज द पैसिव प्रोसेस। व्हाई? ये लॉजिक है कि इंस्पायरेशन आपकी एक्टिव प्रोसेस होती है जबकि एक्सपायरेशन आपकी क्या होती है पैसिव प्रोसेस होती है। तो इसमें होता क्या है इंस्पायरेशन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें बैलून को, जो बैलून आपका है उसे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हम एयर को अंदर लेते हैं, जिसकी एयर को अंदर लेने के लिए हमें क्या करना होता है इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती हैं जो फैलती हैं एक्सपेंड करती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स और आपका जो डायाफ्राम होता है, वो दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जो चीज अगर हम ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो आपकी थोरेसिक कैविटी होती है, जो ये आपकी कैविटी है लंग्स के पास में, जो थोरेसिक कैविटी है उसे जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो वो ऑर्गन्स क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कैविटी को जगह देंगे कि आप अपने अंदर एयर को ले आइए, यानी कि लंग्स को जगह देंगे कि आप अपने अंदर एयर को ले आइए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपकी जो इंस्पायरेशन होती है वो कैसी होती है एक्टिव प्रोसेस। अब ये बैलून है, बैलून है उसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ी, लेकिन उसे रिलैक्स करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में जैसे ही हम छोड़ेंगे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये कैसी प्रोसेस होती है पैसिव प्रोसेस। जबकि इंस्पायरेशन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है, इंटरकॉस्टल मसल्स और आपका डायाफ्राम, इसीलिए ये क्या होती है एक एक्टिव प्रोसेस होती है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सब जो है
हाँ, एक चीज और है, ब्रीदिंग को ही हम कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं, या रेस्पिरेशन को ही कॉमनली हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब हम इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अब हमारी हेडिंग है कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें आपके 5 स्टेप्स आते हैं रेस्पिरेशन में। सबसे पहले इसमें पहला स्टेप आपका आता है ब्रीदिंग। क्या आता है, ब्रीदिंग। यानी कि ब्रीदिंग भाई इनटेक ऑफ एयर और रिमूव ऑफ एयर नोस्ट्रिल के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। उसके बाद जो दूसरा आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन pulmonary capillaries and alveoli। थर्ड वन जो आपके स्टेप्स आती है वो आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बाद जो फोर्थ वन आपकी स्टेप्स आती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। तो ये जो आपके 4 स्टेप हैं, और फाइनल जो आपकी लास्ट वन स्टेप आती है वो आती है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका रेस्पिरेशन को। इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वुलाई क्या होती है, पल्मोनरी कैपिलरीज क्या होती है, कैसे इनके बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड वन हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जब यहाँ पर एक्सचेंज होगा, ये पल्मोनरी कैपिलरीज में आ गई, उसके बाद ये कहा जाती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सिस्टमिक कैपिलरीज। जो आपकी सिस्टमिक कैपिलरीज होती है, यानी कि जो ऑर्गन्स तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, अलग अलग वेन्स तक, आर्टरीज तक, तो वो कहाँ पे। फिर आपका फाइनल में पढ़ेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इन्हें वन बाय वन हम पढ़ेंगे, और अगर इन्हें आपने डिटेल में अच्छे से समझ लिया है तो आपको रेस्पिरेशन में कोई भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। तो पहली स्टेप हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग। पहली स्टेप आपकी क्या है, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका ठीक है, ये आपकी नॉस्ट्रिल है, तो यहां से ऑक्सीजन, आपको ये भी पता होगा कि ये जो ब्रीदिंग की रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ये आपके प्रेशर डिपेंडेंट होती है। प्रेशर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक जगह किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी जगह कम है, तो वो क्या करेगी, वो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी। इसे हम कंसंट्रेशन डिपेंडेंट प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे एक जगह अगर 10 मॉलिक्यूल है और दूसरी जगह 5 मॉलिक्यूल है, तो वो आपस में बराबर होना चाहेंगे। तो ये अब यहां पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर एटमॉस्फेयर में, और यहां पर जो आपका जो CO2 होता है वो ज्यादा होता है। तो ये जो CO2 होता है ये एटमॉस्फेरिक की तरफ आना चाहता है, और ये जो O2 होता है वो क्या करता है, अंदर की तरफ आना चाहता है। तो ये जो दोनों प्रोसेस होती हैं, इसी को
O2 को इंटेक करना, CO2 को रिमूव करना, इन्हें हम कंबाइनली क्या कहते हैं, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन भी कहा जाता है। आपने हॉस्पिटल में एक टर्म सुना होगा कि वो वेंटिलेशन पे है, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर लगा हुआ है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग भी कहा जाता है। दूसरी स्टेप हमने पढ़ी थी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरी स्टेप हमने पढ़ी थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन पल्मोनरी, कैपिलरी एंड एल्वुलाई। यहां पर दो टर्म है, एक पल्मोनरी कैपिलरीज, एक एल्वुलाई। तो इसके डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। आपका जो लंग्स होता है वो क्या करता है, एक ब्रांचेस की तरह डिफरेंशिएट होता जाता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, ब्रांक्यूल्स, ये सब जो है डिवाइड होते जाते हैं। तो लास्ट में एक सैक लाइक यानी कि गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम कहते हैं एल्वुलाई। क्या कहते हैं, एल्वुलाई। ठीक है, ये जो होती है लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे कि आपने अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अगर हम सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर में भी रोल प्ले करेगी और वहीं पर कोई फंक्शन होगा जो उसे पूरा कंटेंट को प्रोवाइड करेगा। तो लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, एल्वुलाई। अब ये जो एल्वुलाई होती है, ये इसी में आपका यहां से अगर हमने हमें ब्रीदिंग पढ़ा तो यहां पर आपकी CO2 जो होती है, ये जो आपकी यहां से आपकी आई थी ब्रीदिंग की स्टेप में, कौन आई थी, O2। और इसके जस्ट करीब में, यहीं पर इसके जस्ट बगल में आपकी प्रेजेंट होती है पल्मोनरी कैपिलरीज। अब ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, ये क्या करती है, यहां पर जो कंसंट्रेशन होता है वो किसका ज्यादा होता है, CO2 का, और यहां पर कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होता है, O2 का। तो O2 जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर आने की कोशिश करता है, क्योंकि आगे हमें O2 को कराना है, सेलुलर रेस्पिरेशन कराना है, जो आगे हम फाइनल स्टेप में, 5th स्टेप में पढ़ेंगे। और जो CO2 होती है वो पार्शियल प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ जाती है। अब ये जो CO2 होती है इसे रिमूव कर दिया जाता है और O2 को अंदर ले लिया जाता है। कहां आ गई O2, पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो यहां पर एक नाम देखिए, ये एल्वुलाई है और ये आपकी है पल्मोनरी कैपिलरीज। तो आप देखिए यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन पल्मोनरी कैपिलरीज एंड एल्वुलाई, इन दोनों के बीच हो रहा है। तो अब यहां पर आपकी जो गैस थी, जो ऑक्सीजन हमने नॉस्ट्रल से ली थी ब्रीदिंग की स्टेप में, वो कहां पे आ गई, आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज के पास आ गई, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन आपकी आ गई। ठीक है, और इस ऑक्सीजन का हमारा टारगेट क्या है, इसके सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। तो जब ऑक्सीजन आ गई यानी कि ब्लड के अंदर आ गई ऑक्सीजन, तो जो आपकी थर्ड स्टेप्स होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब इस ऑक्सीजन को यहीं सर ब्लड से हमें ट्रांसपोर्ट करना है, और आपको पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड में आपका दो होते हैं, ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग स्टेप्स में। हम अभी देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो थर्ड स्टेप आपकी है ट्रांसपोर्ट ऑफ थर्ड स्टेप आपकी है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब दो गैसेस वहां पे आई थी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी और एक की आपकी क्या आई थी, ऑक्सीजन। तो दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है।
तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहले 97% ऑक्सीजन जो होती है वो आपके हीमोग्लोबिन की थ्रू होती है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हीम और ग्लोबुलिन दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है। हीम आपका आयरन होता है और ग्लोबुलिन आपकी एक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो 97% आपकी ऑक्सीजन कहां से ट्रांसपोर्ट होती है? हीमोग्लोबिन से। और उसके बाद आपकी जो 3% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, जहां उसकी जरूरत होती है वो होती है डिसॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है पता होगा आपको। ब्लड को अगर हम कैटेगराइज करें, डिवाइड करें, तो ब्लड दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक ब्लड सेल और एक प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा आपका लिक्विड पोर्शन होता है और ब्लड सेल जो है कि सेलुलर पोर्शन होता है। तो ये आपका प्लाज्मा। तो पहला तो आपका क्या होता है, ये जो है सेलुलर ट्रांसपोर्ट हुआ और ये जो है लिक्विड ट्रांसपोर्ट हुआ। तो पहला हीमोग्लोबिन से और दूसरा क्या होगा आपका प्लाज्मा से। तो ये ऐसे आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन हमें केवल ऑक्सीजन का थोड़ी करना है, हमें CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि CO2 को हमें कहां पहुंचाना है? बाहर पहुंचाना है। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट आपके तीन टाइप से होता है। सबसे पहले एक आयन होता है जिसका नाम होता है बाइकार्बोनेट। बाई जो कार्बोनेट होता है जिसका नाम, इसका फार्मूला होता है HCO3। ये क्या करता है? 70% प्लाज्मा को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद आपका बाय हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितना करता है? 20 to 25% CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। और उसके बाद जो बची 70% प्लस 7% प्लाज्मा होती है वो डिसॉल्व इन प्लाज्मा में जो आपकी 7% CO2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसे जरा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले ब्रीदिंग कराई, ब्रीदिंग के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आया पल्मोनरी कैपिलरीज और आपके जो है एल्वुलाई के बीच। एल्वुलाई ने क्या किया? पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन को छोड़ दिया। उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जहां जरूरत होगी वहां पहुंचाना है, तो उसे लेके जाएगा आपका हीमोग्लोबिन 97%। कुछ ऑक्सीजन बच जाएगी, उसे ट्रांसपोर्ट करेगी आपकी प्लाज्मा। फिर CO2 को ऊपर की तरफ ले जाना है एल्वुलाई के अंदर और लंग से बाहर निकाल देना है, तो उससे ट्रांसपोर्ट करेगी आपका बाइकार्बोनेट, एक आयन होता है जो उससे बाइंड करता है और 70% CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। 70% के बाद बची हुई 20 to 25% हीमोग्लोबिन जब उधर से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है वहां तक, तो वहां से खाली आता है। तो जब खाली आता है तो वो आप कार्बन डाइऑक्साइड कहती है हमें भी ले चलो, तो वो क्या करता है? 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो 7% आपकी जो CO2 बची उसे ट्रांसपोर्ट करता है आपका प्लाज्मा। तो ये थर्ड स्टेप आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है आपके समझ में आ गया होगा। फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें, अब आएगा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस exchange of gases between systemic capillaries and टिश्यू। अब यहां पर क्या होता है कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट हुआ वो कहां पे आ गया? आपको ऑक्सीजन आ गया सिस्टमिक कैपिलरीज में, CO2 भी आ गई सिस्टमिक कैपिलरीज में। तो अब यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर आपकी, ये मान लीजिए आपकी सिस्टमिक कैपिलरीज है, ठीक है, और ये आपके प्रेजेंट है यहां पर टिश्यू, टिश्यू प्रेजेंट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना खाना बनाया, ऑक्सीडेशन किया, ये सब किया, तो इन्होंने क्या किया? CO2 को प्रोड्यूस कर दिया और यहां पर आपका क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। कहां से आया पता है आपको?
कहां से आया, ट्रांसपोर्ट होके आया हीमोग्लोबिन के थ्रू। अब CO2 यहां पर तो जो CO2 होती है इसी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिस्टमिक कैपिलरीज के अंदर, और ऑक्सीजन को आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो ये एक चीज और है जो आपका ट्रांसपोर्ट हुआ था गैसेस में, उससे पहले हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड एल्वुलाई, तो उसे कुछ एक्सटर्नल एस्पायरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है एक्सटर्न का मतलब बाहर की तरफ दिख रहा है। दिख रहा है का मतलब ये है कि उसे हम एक्सटर्नल एक मॉर्फोलॉजी के हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर जो चीज है वो क्या है, अंदर की तरफ है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा था और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है या सिस्टमिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है इसे। तो ये चीज आ गई होगी आपके समझ में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू। अब हमारा ऑक्सीजन कहां पे आ गया, टिश्यू के पास आ गया। अब ये इतना ऑक्सीजन हमने एनवायरनमेंट से लिया, लेने के बाद हमने टिश्यू के पास पहुंचा दिया इतने स्टेप में। अब इसका यूज क्या होगा, तो यूज होने का मतलब क्या है कि फाइनल स्टेप जो आपकी आती है उसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फाइनल स्टेप आपकी होती है, क्या होती है, फिफ्थ स्टेप, जिसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपने जो सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर आपका एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पता होगा आप सभी को, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से आप लोग जानते हो। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया कि इसे समझाना है। अब यहां पर आपका ऑक्सीजन आ गया टिश्यू या सेल के अंदर। अब आपको सभी को पता होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज लेते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, और वो कार्बोहाइड्रेट यहां पर हम मान लीजिए जीएल लिख दिया हमने, ग्लूकोज लिख दिया। इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है और ये आ जाता है आपके साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये आपको सभी को पता होगा कि अगर हम एनर्जी करेंसी की बात करें सेल की, तो ये क्या होता है, एटीपी। तो फाइनल स्टेप क्या है, हम एटीपी यानी कि एटीपी बनाना है, तभी तो हमारी सेल काम करेंगी, और अगर सेल काम करेंगी तो टिश्यू काम करेंगे, टिश्यू काम करेंगे तो ऑर्गन काम करेंगे, ऑर्गन काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, और ऑर्गन सिस्टम काम करेगा तो ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग काम करेंगे। पता है ना सभी को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। तो इस ग्लूकोज को एक स्टेप होती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इसे एक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है जिसका नाम होता है पायरुविक एसिड। और ये जो पायरुविक एसिड होता है एक लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिड को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ पर एक और स्टेप चलती है ये मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल में इसे ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी एक एसिडिक होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो ऑक्सैलो एसिटिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहां से आपका एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से सेल जो है एनर्जी बनाती है जिसका नाम होता है एटीपी। ऑक्सीजन को यूज करके फास्फोरस को ऐड करना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, तो फाइनल स्टेप हमारी क्या है, एटीपी, और यही एटीपी हमारे सेल को देती है एनर्जी। तो फाइनल स्टेप यही है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में हमने क्या किया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया था, O2 को अंदर लिया था और CO2 को बाहर निकाला था। फिर उसी O2 को हमने क्या किया, एक्सचेंज कराया था किसके बीच, पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच, और आपके दूसरा क्या था, एल्वुलाई। एल्वुलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, उसके बीच एक्सचेंज कराया था। फिर जो CO2 और O2 दोनों को ट्रांसपोर्ट कराया था। ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमने हीमोग्लोबिन का यूज किया था, बाइकार्बोनेट का यूज किया था, प्लाज्मा का यूज किया था, दोनों को ट्रांसपोर्ट करा दिया।
ट्रांसपोर्ट जब करा दिया तो उसे हम सिस्टम के पास पहुंचाना है, यानी कि सेल के। तो हमने यू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराया था सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यू के बीच, टिश्यू के अंदर पहुंचा दिया। जब टिश्यू के अंदर पहुंचा मतलब सेल के अंदर पहुंचा, जब सेल के अंदर पहुंचा तब उसके जाके हमने सेलुलर रेस्पिरेशन कराया। उन ऑक्सीजन को यूज करके सेल ने क्या बनाई, एटीपी बनाई, और उस एटीपी को यूज किया सेल ने, और उसे कहते हैं हम एनर्जी करेंसी। और वही एटीपी का यूज करके आगे की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आपके सेल के अंदर होती रहती है, और इसी तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फंक्शनल प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है। तो ये सब आपकी ब्रीफली इंट्रोडक्शन था आपके रेस्पिरेशन का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।